हेलो। गुड इवनिंग एम आई सर। ऑडिबल? हेलो। गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलिए। यस। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि ऐसे राइटिंग के लिए कोई लाइक बेसिक सोर्स वगैरह है क्या, यूपीएससी या फिर बीपीएससी के ऐसे लिखने के लिए? हाँ जी, शुक्रिया मैम, आपके ऐसे में काफी अच्छे नंबर आए हैं, बताइए थोड़ा सा। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। सभी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। तो फर्स्ट थिंग तो जैसे यूपी पीसीएस का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए मैंने जो अपना पर्सनली वो 3 काम किए थे। फर्स्ट थिंग कि वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड होते हैं ऐसे कि हमें पता होता है कि जैसे पहले में हिंदी के सेक्शन से आता है एक ऐसे, सेकंड वाला होता है कुछ डिजास्टर में से आता है, थर्ड वाला जैसे इकोनॉमिक इससे रिलेटेड होता है। तो 3-3 ऐसे होते हैं, मतलब टोटल मिला के 9 ऐसे होते हैं। और हमको 3 घंटे में हमको जो है 3 ऐसे लिखने होते हैं, हर एक पोर्शन से एक-एक ऐसे। तो मेरी जो अप्रोच थी, मैंने पहले तो पीवाईक्यू देखा कि मेरा जो अपना अपहोल्ड है वो किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि उस समय ऑप्शनल था, तो मेरा हिंदी साहित्य मेरा वैकल्पिक विषय था। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने पहले सेक्शन से हिंदी का ऐसे उठाया। कि मैंने हाँ, इसको मुझे करना ही करना है। और सेकंड और थर्ड में से जैसे एक साइंस से रिलेटेड, मतलब तीनों डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से, कि ऐसा ना लगे ऐसे कि मोनोटोनस हो रहा है कि आप केवल ऐसे ऐसे लिख रहे हैं जिसका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से लिख रहा है, साइंस एंड टेक से कोई लेना देना नहीं है। तो तीनों जो ऐसे हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के उठाए थे। और उनको लिखने का तरीका ये था कि एक एक ऐसे मैंने शुरू किया, जो है कोई स्टोरी से स्टार्ट किया, और एंड भी मैंने उसी स्टोरी से एंड करके किया। और सेकंड ऐसे मैंने जैसे कि कोई पोयम से, पोइट्री से, और इस तरीके से मैंने थर्ड ऐसे मैंने डाटा से, जो डेटा होता है उनको यूज करके किया। तो ऐसे मतलब पूरा एक लगा, तीनों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है लगा कि हाँ तीनों ऐसे डिफरेंट हैं। उसके लिए लगातार मैंने जैसे कोई बुक नहीं पढ़ी थी, केवल जो मैंने नोट्स बनाए थे उन्हीं को रिवाइज करके, जो लास्ट टाइम में हम लोग करंट का डाटा पढ़ते हैं या जो चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि स्टेट के ऐसे उसी अप्रोच से आते हैं। तो यही मेरा तरीका रहा कि स्पेसिफिक नहीं कि मैं कोई बुक पढ़ के उसी तरीके से कर रही हूँ, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो ये एक हो सकता है कि किसी बुक पढ़ने से ऐसे नहीं आता है, न्यूज़पेपर पढ़ो, डाटा कलेक्ट करो और अपना माइंडसेट क्रिएट करो कि हाँ मुझे इन इन जो है सब्जेक्ट्स पे ऐसे अपने लिखने हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी अगर कुछ और जो है समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। इसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा। ऐसे में लास्ट ईयर मैंने भी 95 मार्क्स, मुझे भी 95 मार्क्स मिले थे। और इंग्लिश मीडियम में आई थिंक मुझे लगता है कि ठीक ठाक मार्क्स होते हैं 95। तो मैंने एक तो मूवी से स्टार्ट किया था कि साइंस एंड टेक में जो मूवी थी, तो लास्ट ईयर एक ऑनरेज क्लियन की एक मूवी आई थी जो वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड थी, एटॉमिक बॉम्ब एंड समथिंग रिलेटेड था। तो वहां से स्टार्ट की थी कि कैसे साइंस एंड टेक ने बहुत ज्यादा विध्वंसकारी तरीके से एटॉमिक बॉम्ब को किया। और वहां से इसके दो फेसेस हो सकते थे न्यूक्लियर बॉम्ब को, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरा एटॉमिक बॉम्ब, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ से स्टार्ट किया था। उसी में ही फिर गीता वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट था उस साइंटिस्ट का, तो वहां से रिलीजन वगैरह पे लेके गया और इन्वायरमेंट वगैरह भी वहां से लेके गया। तो काफी सारी चीजें डायनेमिक तरीके से मैंने कवर कर ली थी उसमें। तो आप कोई ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी मूवी का बेस बना के स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर सकते हैं, 360 डायमेंशनल कवरेज कर सकते हैं। तो एक ऐसे मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही किया था। और दूसरा ऐसे था मेरा, मतलब G20 पे था लास्ट ईयर, एक टॉपिक आया था G20 पे। और शायद इस बार महाकुंभ पे आने की, ऐसे में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो ये अच्छे से टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। तो G20 पे था, तो मैंने उसे बहुत ही अपने पर्सनल व्यू में लिखा था, पर्सनल एक्सपीरियंस में लिखा था कि कैसे मुझे, मतलब इसके बारे में पता चला। मैं बाहर घूम रहा था, देखा बहुत सजा सजा हुआ, दिल्ली पूरी सजी हुई है, चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं। तो मुझे बहुत ही मतलब क्यूरियोसिटी हुई इससे। तो मैंने जाके सर्च करा कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे मैंने बेस बनाया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा एक दो ऐसे लिखेंगे
तो मुझे लगता है कि सीख जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है। ओके सर। अगर आपको किसी सोर्स को ही फॉलो करना है ऐसे के लिए, तो अगर आप ऐसे हिंदी से लिखना चाहते हैं तो दो बुक्स हैं। एक दृष्टि पब्लिकेशन की आती है और एक निबंध मंजूषा शीर्षक से एक बुक आती है। उसमें आप एग्जाम्पल्स के लिए एसेस को देख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का एक ऐसे की बुक आती है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें आपको ऐसे कैसे लिखा जाता है उससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा। लेकिन मेजरली आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ऐसे की, जितना ऐसे में आप फ्लो मेंटेन करेंगे, उस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। मुझे पेपर 6 और पेपर 5 से रिलेटेड पूछना था। जैसे पेपर 6 मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो पहले तो जो भी लाइक जो भी 23 टोटल टॉपिक दिए हुए हैं, अभी कुछ टॉपिक्स ही मैंने पढ़े हुए हैं। तो मेरा अप्रोच ये है कि पहले मैं, अगर उसमें दिया हुआ कि ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, तो उसके स्टैटिक फर्स्ट अप्रोच किया कि अच्छा लाइक क्या है यूपी की इकोनॉमी, कौन सारे सेक्टर्स हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या क्या इन्वॉल्व होता है किस सेक्टर्स में। पर अगर मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं सर, तो क्वेश्चन जितना मैं एनालाइज कर पाई हूँ एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा है। मोस्टली उन्होंने इनिशिएटिव्स पूछे हैं जो भी रिसेंट में क्या कहते हैं लिए हुए हैं किसी भी सेक्टर या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जैसे हॉर्टिकल्चर का था तो उससे रिलेटेड पूछ लिया है। तो सर मैं पेपर 6 के कोई अगर अच्छा रिसोर्स हो तो लाइक ठीक रहेगा, क्योंकि मैं तो अभी ऐसे अप्रोच कर रही हूँ कि एक बार ओवरव्यू समझ लेना टॉपिक का सारा। बट क्वेश्चन पेपर थोड़ा आई डिफरेंट डिमांड कर रहा है, वहाँ पे मोस्टली उसके एप्लीकेशन या उसके पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर सोर्स हो तो इट वुड बी गुड। लास्ट ईयर पेपर 5, थोड़ा सा पेपर 5 एंड पेपर 6 के बारे में बात करते हैं। पेपर 5 थोड़ा सा स्टैटिक साइड में था एंड पेपर 6 बहुत ज्यादा डायनेमिक था, है ना? यस सर। पेपर 6 बहुत ही ज्यादा डायनेमिक था एंड पेपर 5 स्टैटिक था। और अभी कोई बहुत अच्छा मतलब सोर्स तो नहीं है मतलब पेपर 5 एंड 6 का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किसी ने नहीं किया, क्योंकि बहुत ही जल्दी, बहुत ही रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। और यस सर, इसीलिए मैंने भी मार्केट में काफी सर्च किया ऐसा, सॉरी टू मार्केट इंटरप्ट, में, बट कोई समझ नहीं आया बहुत ऐसा। हाँ मार्केट में मैंने भी लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो बहुत सर्च किया था, तो कुछ भी नहीं आया था। लास्ट ईयर तो जीरो से स्टार्ट किया था, तो काफी ज्यादा कवरेज किया था मैंने, 3-4 बुक से कवर किया हुआ था और वहीं से अपने नोट्स बनाए हुए थे। तो आपने देखे भी होंगे मेरे नोट्स वगैरह, मतलब ठीक ठाक मैंने कवर किया था। बट मैं लास्ट में उन्हें मतलब रिवाइज नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा यूपीएससी का मेंस था, तो मैंने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर पाया। एक दिन का गैप था तो ऐसे ही दे दिया बिना पढ़े। तो मतलब नोट्स ठीक ठाक कवर किया है मैंने, पर अभी मैं उसमें 3-4 सोर्सेस से अभी रिसेंट में मैंने डेटा कलेक्ट करके और जो करंट स्कीम्स है या फिर बहुत सारी चीजें हैं वो डाल रहा हूँ। तो अभी तो कोई एक पीडब्ल्यू की बुक आई है, बट वो बहुत ही ज्यादा मुझे बोरिंग लगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मतलब स्टैटिक तरीके से दिया हुआ है और अब राइट उससे सर, पढ़ वो के उनका अप्रोच नहीं है, लाइक वो वो रेजोनेट नहीं बिल्कुल भी कर रहा अप्रोच मेरे आपको फॉलो, साथ। हाँ लास्ट जी। ईयर काफी लोगों ने सो फॉलो किया था और मुझे नहीं लगता कि उस अप्रोच से आप कर पाओगे। एक तो बहुत ही बल्की है, तो उसे आप पढ़ भी नहीं आई सकते अग्री। प्रॉपरली, और और वो मतलब बहुत कोहेरेंट भी नहीं है, लाइक आपको हाँ वही इस उन्होंने कुछ बहुत स्टैटिक कंपैरेटिवली बात, मतलब कुछ एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं है, वो सारा है कि बस डेटा कंप्लीट कॉपी पेस्ट टाइप का पर्सनली है। हाँ हाँ और हाँ। वैसे तो मैं राकेश सारस्वत जो है उनकी बुक यूजुअली प्रेफर कर रही हूँ, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से देख लेती हूँ किसी हाँ, कोचिंग राकेश के। सरास्वत भी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं कर पा रहे हैं, हाँ क्योंकि वो मैंने बहुत देखा है। समरी बेस्ड है। हाँ बहुत ही राइट। समरी बेस्ड है वो भी। तो एक तो मार्केट में इसकी बुक आई है, आई थिंक मेरे पास पड़ी हुई भी है यहाँ पे, देखता हूँ। ये बुक है ध्येय आईएएस की, देख रही होगी शायद। ओके सर।
हाँ, ये इसने ठीक ठाक दिया, बट इसने भी पूरा कवरेज नहीं कर रखा है। लेकिन ऐसा है ना कि इसमें बहुत सारी चीजें डायनेमिक पेपर है। ये पेपर 5 और 6 बहुत ज्यादा डायनेमिक है। अगर 4 स्कीम कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं यूपी गवर्नमेंट ने अपने जो बजट हो गया या फिर दूसरी चीजों में, अभी जैसे यूपी एग्रीज की स्कीम आई है, तो हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि लास्ट ईयर एक आयुष यूनिवर्सिटी था, वो उन्होंने बजट में पूछा हुआ था, तो वहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। और उसके बाद यस एक एक और क्वेश्चन था कायाकल्प, वो भी उन्होंने बजट में था, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं कि बजट में हो गया, कई बड़े बड़े इवेंट्स पे और ये जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च करे तो वहां से पूछ ले रहे हैं, या फिर उनके जो बहुत ही ज्यादा मतलब बोलते बहुत फेमस जो स्कीम्स वगैरह उनके बारे में अंदर से घुस घुस के पूछ ले रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैटिक के साथ साथ में डायनेमिक पोर्शन को भी कवर करें, जो कि या फिर आपको किसी मतलब सोर्स में नहीं मिलेगा, जो यूपी की वेबसाइट वगैरह वहां से मिलेगा, वहां पे आप देखते रहिए, अपडेट करते रहिए अपने नोट्स को। या फिर ये कर सकते हैं कि आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ लीजिए, मतलब 5-6 पॉइंट थोड़े थोड़े से पता हो ना, ओवरव्यू उसका हो पता हो, तो आप वहां पे बना भी सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट। अगर लास्ट रिजॉर्ट यही है कि अगर आपको 3-4 पॉइंट पता है, तो आप इन जनरल तरीके से उसे वहां पे बना सकते हैं, क्योंकि आप सारा कुछ रट के जाए ऐसा जरूरी नहीं है। राइट सर। योगेंद्र सर, आपको सजेशन देना चाहेंगे? नहीं सर, ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। वो अपना जो अपन ने बोला हुआ है करंट अफेयर्स के लिए प्रोवाइड करने के लिए, उसमें डायनेमिक चीजें हो जाएंगी। हाँ, जो मैंने भी जो कुछ चीजें अभी ग्रुप में डालना स्टार्ट की हैं पेपर 5 और 6 से रिलेटेड, तो वो काफी कुछ मैं वेबसाइट वगैरह को इधर उधर से देख रहा हूँ, तो वहां से डाल रहा हूँ चीजें। ओके सर। और किसी का एक क्वेश्चन भी आया था शायद कि सोर्सेस क्या हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर हो गया है, किसी ने टाइप करके डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हेलो सर। पी। हाँ जी, बोलिए। सर वो मैंने बात करी थी आपसे हिंदी के बैच के लिए, जिसमें वो चेकिंग वाली के लिए हाँ हाँ संकेतन हाँ और मुहावरे एक्सेट्रा, तो हाँ, वो ठीक है। मुझे बता दीजिए। हाँ, हिंदी के लिए तो हमारा बैच चल रहा है, उसमें हम अभी मेंटरशिप के लिए आप जैसे बोल रही थी, तो मेंटरशिप का देख सकते हैं। उस पर विचार कर रहे हैं हम। तो मुझे चेकिंग के लिए चाहिए, बिकॉज देयर इज नोबडी हु कैन चेक। वो मतलब अपने टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, बट उससे जैसे हम लोगों को पूरी जैसे पीवाईक्यूज हमें चेक करवाना है, तो एक ऐसा होना चाहिए ना जैसे आप लोग को नॉलेज है, तो वो रेगुलरली हो जाए। जैसे मैं लिख रही हूँ, बट देयर इज नोबडी हु कैन चेक दोज स्टेटमेंट्स की। वो जैसे आपने एक बार चेक किए थे मुहावरे की, तो उसमें मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया था नाउन के जगह पे, तो आपने वो मार्क करा था, तो वो उससे समझ में आ जाता है, इसलिए बोल रही थी मैं कि ठीक है, ठीक है। मेंटरशिप के बारे में हम सोच रहे हैं कि मेंस रिलेटेड कुछ स्टार्ट करें, जिससे कि जो भी डाउट्स हैं 1-to-1 मेंटरशिप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा बीच में अभी ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स मेंस जो 2024 का मेंस होने वाला है, उसमें हमारे पास सभी को पता है GS1 हिंदी, ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 एंड जो GS5 एंड GS6 ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना होगा हिंदी, ऐसे एंड GS5 एंड GS6। जो लोग पहले दे चुके हैं उन्हें इन चारों पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। GS1, 2, 3, 4 आई थिंक लोग कवर कर चुके होंगे, अगर जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस पे फोकस कीजिए। और जिसका अगर जो प्रीलिम्स हुआ है, प्रीलिम्स 24, 55 या 60 के अराउंड बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका मतलब प्रीलिम्स क्लियर होगा। हो भी सकता है, मुझे नहीं लगता है इतना कम जाएगा। लोग बोल रहे हैं कम जाएगा, बट मुझे लगता है कि 70 के आसपास जो है वो होपफुल रह सकते हैं। इससे कम जाने के चांसेस काफी कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स पे फोकस कर लीजिए, या फिर मेंस का तो पढ़ते रहिए साथ में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस तो देना ही है कभी ना कभी। आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं, और साथ में यूपीएससी के
के प्रीलिम्स पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अब देखा ये ट्रेंड में आ रहा है कि जैसे आरओ का पेपर था, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूपीपीएससी में जो पेपर आया है वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। तो अलाइन कर रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे एनालिटिकल वे में आप कैसे एलिमिनेट करके आंसर को फाइंड करते हैं, तो उस तरफ जा रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन या वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछना धीरे धीरे कम कर दे रहे हैं, इस बार जैसे काफी कम हो गए हैं। तो आप उस अप्रोच पे काम कर सकते हैं थोड़ा सा। और जो आरओ और ये भी डाउट है लोगों को कि आरओ और जो अभी डेट नहीं आई है बट लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल के अराउंड होना चाहिए, तो उसमें भी थोड़ा सा आप चूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप सारी चीजें लेके चलें और लास्ट में कुछ भी आपको ना मिले। सर एक डाउट था। हाँ जी, पूछिए। जैसे अभी आपने अभी यूपी अग्नि स्कीम बोला कि एक नई स्कीम आई, बट मैं जहाँ से देखती हूँ वहां पे अभी है नहीं, तो शायद कोई और भी वेबसाइट होगी, आपको पता होगी। जैसे मैं इन्वेस्ट यूपी करके देखती हूँ, तो इन्वेस्ट यूपी में जो पॉलिसी है ना उसमें वहां आ जाता है। और एक हम्म। ट्रांसफॉर्मिंग, तो ट्रांसफॉर्मिंग यूपी में अभी शायद मैं चेक कर रही थी, उसमें है नहीं। तो कोई और भी वेबसाइट है क्या जिसमें हम लोग मतलब अपडेट कर सकते हैं वो करेंगे? अभी तो कोई ऐसी कोई मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्ड तरीके से स्कीम अभी लॉन्च हुई है ना, डिटेल्ड तरीके से उसके निटी-ग्रिटीज है वो अभी शायद नहीं बनी होंगी। लेकिन ओवरऑल जो दे रखा है न्यूज़पेपर में, आप देखोगे कि उसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट आना चाहिए या कहाँ कहाँ बनेंगे, ऐसा कुछ 5-6 पॉइंट दे रखे हैं। तो आप उसे ही नोट डाउन कर लीजिए, एटलीस्ट आपको लास्ट तक उतना भी याद रह जाता तो आप ठीक ठाक कर पाएंगे वहां पे। अगर नहीं मतलब बाद में टाइम मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि आ जाएगी धीरे से। और स्कीम वही है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। एक तो तुम्हारा निवेश मित्र वाला स्कीम हो गया, साइट हो हाँ गया इन्वेस्ट यूपी वाला। निवेश हाँ हाँ इन्वेस्ट वही यूपी हो वही गया, एक स्कीम। ट्रांसफॉर्मिंग यूपी वाला हो गया। हाँ, बाकी आप हो सके तो यूपी का जो ट्विटर हैंडल है वहां से फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको पता ये लग जाता है कि कौन सी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है ना, ट्विटर हैंडल से जो यूपी गवर्नमेंट का है, वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ से कौन सी स्कीम नई लॉन्च हो रही है। तो फिर आप उसकी साइट, उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आई हुई हैं। और जो बहुत ही स्पेसिफिक स्कीम्स है, जैसे 5-6 स्कीम्स बहुत ही चलन में रही हैं, उनके बारे में अच्छे से तैयार करके जाइए, डीप मतलब काफी डीप पढ़ के जाइए उनके बारे में। तो लास्ट में हम लोग ग्रुप में करवाएंगे भी पॉलिसीज एंड स्कीम्स, तो उससे सब कंप्रहेंसिव कवर हो जाएगा। किसी को रिजल्ट डाउट आता है? जाएगा ना, चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, जैसे क्या प्रोसीड करना है, क्या करना है, वो पूरा प्लान रहेगा। वैसे भी आप डाउट पूछिए, वो बात की बात है। आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं सॉल्यूशन मिल रहा तो आप चैट जीपीटी से आंसर बना लीजिए। चैट जीपीटी बहुत अच्छा सोर्स है आंसर बनाने का, तो वहां से बना के आप देख सकते हैं कि कैसा आंसर दे रहा है। फिर अपना उस पर एनरिचमेंट कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, मॉडल आंसर चैट जीपीटी काफी अच्छी देता है, तो वहां से बना के आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, डेटा वगैरह। तो ठीक ठाक ही आंसर देता है, वो काफी अच्छे देता है। बाकी फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा उसमें आपका। सर चैट जीपीटी से ये आंसर बना सकते हैं, और सर जेमिनी से सर डेटा मिल जाता है। हम्म। ठीक है। हाँ सर, उससे ही बना रहे हैं सर। हाँ, तो उससे आप कर सकते हैं। जेमिनाई अल्टीमेटली ये है ना कि जेमिनाई शायद अगर चैट जीपीटी 4.0 होगा किसी के पास ना, तो वो डेटा भी दे देगा साथ में, क्योंकि ये चैट चैट जीपीटी 3.5 है, ये डेटा काफी पुराना है इसका, तो अपडेटेड डेटा नहीं होगा इसमें। हाँ सर, 2022 सितंबर तक का है सर डेटा, जो पुराने वाला हाँ, चल। तो जेमिनाई में जिसके पास होगा वो अपडेटेड डेटा देता है, लेकिन शायद थोड़ा सा पुराना डेटा होता है, 1 2 3 4 या 5 महीने का, तो उतना तो मैनेज हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस आप जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा इसका यूपी का, और जो बजट आएगा उस पे आप इंक्लूड कर लीजिएगा चीजें, वहां से भी थोड़ी सी डेटा वगैरह मिल जाएगा आपको। ठीक सर। और या फिर आप इकोनॉमिक सर्वे न्यूज़पेपर कहाँ रेगुलर पे? फॉलो करते रहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे यूपी का कहाँ पे अपलोड होता है? बिकॉज मैंने पीडीएफ आर्थिकी नाम से देखी आता है है। शायद, हिंदी में आता है। तो क्या क्या किस नाम से आता है? आर्थिकी नाम से आता है शायद, अच्छा हिंदी में ही आता है वो। उसका इंग्लिश वर्जन नहीं मिलता है, हिंदी में ही आता है वो। ओके सर, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है सर। वो एक्चुअली मैंने वो बजट तो मैं चलो हिंदी का कर लेती हूँ, बट आर्थिक मतलब वो जो इकोनॉमिक सर्वे था मैंने उसका आज तक देखा नहीं वीडियो। हम्म। ठीक है। और
जो भी हिंदी में हमारे यहाँ मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे लग रहा है उन्होंने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। ये जो प्रति हो गई, श्वेता हो गई, एक अनुराधा आती हैं, और एक काफी लोग आते हैं, 7-8 लोग रेगुलर आ रहे हैं और उन्होंने असाइनमेंट करके डाल रहे हैं, वो काफी अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हिंदी में आप अपना असाइनमेंट यहाँ डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपको चेक करके मिल जाएगा। और GS 5 और 6 पे मैं वीडियो लेक्चर्स धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और डालूंगा भी, तो आपका GS एंड 5 6 काफी अच्छा सा कवरेज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कवरेज हो जाना चाहिए वहां से, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ चीजें हो सकती हैं कि बाहर चली जाएं, क्योंकि कोई भी मतलब सारी चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और बाकी उसमें मैं जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा और जो बजट आएगा वो भी चीजें इंक्लूड कर दूंगा साथ में GS 5 6 में ही, तो वहां से भी कवर हो जाएगा काफी कुछ। सर हिंदी का कोई बैच चल रहा है सर? हिंदी का रेगुलर चल रहा है, अभी एक कल ऑफ था, उसके पहले तो रेगुलर ही असाइनमेंट डाल रहे हैं लोग। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर बैच चल, उसमें रेगुलर चल रही हैं चीजें। सर एक बार अल्टीमेटली वो ये भागवत अल्टीमेटली आप जितना रेगुलर रहेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक सर, ज्वाइन सर करना। जैसे आपने संक्षेपण का वो मतलब एजुकेट सिखाया था, वैसे एक बार भागवत का भी क्लास ले लीजिएगा। हाँ हाँ, तो अभी संक्षेपण अभी 9 हो गए ना, एक और बचा है, इसके बाद से भावार्थी स्टार्ट करेंगे। 10 संक्षेपण मैंने जब स्टार्ट किया था हिंदी तो मैंने बोला था कि 10 संक्षेपण हम डालेंगे, उसके बाद भावार्थ पे मूव करेंगे, भावार्थ के बाद फिर हम लेटर राइटिंग पे मूव करेंगे, और साथ में हाँ, तो ग्रामर सर पैरेलली एक सेक्शन चलता एक रहेगा। बार पहले मुझे जैसे आपने संक्षेपण की एक बार सिखा दिया था, जैसे एक वीडियोस अपने उसमें कि कैसे कैसे क्या है, तो वो वर्क कर दीजिएगा, उसके बाद फिर असाइनमेंट। ठीक है, एक भावार्थ और व्याख्या हम लोग साथ में ही करेंगे, ठीक है ना। जो भावार्थ और व्याख्या हो गई वो एक ही इसमें पैराग्राफ में आते हैं, तो वो हम साथ में ही करेंगे, और साथ में हमारा ग्रामर पोर्शन पैरेलली चलता रहेगा। ठीक है, हिंदी के अलावा और किसी को कुछ डाउट है GS 4 1 2 3 4 में? कि सुप्रिया मैम है यहाँ पे, पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है? या फिर किसी का कोई सर भी एक जनरल डाउट डाउट था है एग्जाम को लेके? सर, ऐसे ही जनरल डाउट था कि जैसे आप लोग जैसे हिंदी हम लोग को पेपर में लेगा, तो हम लोग को जैसे अगर ग्रामर पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना होगा तो उसमें पहले से ही क्वेश्चन प्रिंटेड होता है कि हम अगर ग्रामर पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो हम पहले कर सकते हैं, उसके बाद हम फिर लेटर राइटिंग, फिर सारांश, फिर ये सब भावार्थन, संक्षेपण और बाद में। देखो, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, साथ में कॉपी मिलेगी, उसी में क्वेश्चन पेपर शायद पीछे अटैच रहता है, उसे डिटैच करना होगा आपको, और फिर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। कॉपी अलग से रहेगी, पेपर अलग से मिलेगा आपको, और क्वेश्चन जो है कॉपी में भी प्रिंटेड रहते हैं, लेकिन है ना, ऐसा ही होता है ना? हाँ यस सर, एग्जैक्टली हाँ, ऐसा होता है। तो वो आपको उसी में लिखना पड़ेगा। आप पहले कोई भी पोर्शन जो आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि पहले आप ग्रामर पोर्शन को मतलब वो कर लीजिए, थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर उसमें बहुत ही सॉलिड मार्क्स रहते हैं। अगर आपका कोई भी छूट गया लास्ट में, बाई चांस, ऐसे छूटने के चांसेस होते नहीं, फिर भी अगर बाई चांस छूट गया तो आपका काफी ज्यादा मार्क्स जा सकते हैं। तो और आप सर ग्रामर को जैसे पहले, हाँ, और जैसे आप सर जो PN पांडे में जो मुहावरे के जो अर्थ दे रखे हैं, मैं वो लर्न कर रही हूँ, लेकिन किसी ने शायद ग्रुप में बोला था कि उसमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ में है, मतलब ऐसे बहुत ही कम है, मतलब 1-2% होंगे जिनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, तो आप वो उन्हें लर्न लिख मतलब, सकते हैं ना वहाँ पे लर्न करके, फिर कहाँ कहाँ वो ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ वो दूसरे मतलब सोर्सेज रखने हैं। हाँ मतलब बहुत बहुत ज्यादा पीछे मत पड़िए, आप एक ही बुक को फॉलो कीजिए, पहले एक पे आप कमांड कर लीजिए, फिर अगर आपको डाउट रहेगा या बाद में, क्योंकि PYQ भी अभी डिस्कस होंगे इसके हिंदी में, तो PYQ डिस्कस के थ्रू वो सारी चीजें आ जाएंगी, वहाँ पे कवर हो जाएंगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोर्स फॉलो करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। PYQ के लिए एक बुक आती है, कौन सी होती है, घटना चक्र की एक बुक आती है PYQ की हिंदी की, घटना सार करके, हाँ, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। घटना चक्र तो मेरे दृष्टि पास करके आती है। यूथ की हाँ है, हाँ यूथ
ही है मेरे पास जिसमें PYQ सॉल्व है हिंदी में। वो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, वो उसे भी सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे लास्ट 5-6 ईयर के या 8 ईयर के जो भी हैं सारे यहीं पे क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से हर बारी मतलब ग्रामर में कुछ 20-30% तो पीवाईक्यू से ही आ जाते हैं। और प्रिपरेशन किस दिशा में ले जानी है एक आइडिया भी बन जाता है पीवाईक्यू से, मोस्ट इम्पोर्टेंट की। तो एक चीज और डाउट थी, हाँ जी, जैसे बताइए। ऐसे में जो प्रीवियस थीम्स है जैसे विमेन हो गया और एग्रीकल्चर हो गया, फार्मर्स हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, ये सब इन सब के जैसे मतलब फॉर्डर मटेरियल जैसे कलेक्ट करके हम लोग कर रहे हैं, जैसे ऑलरेडी जीएस में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अलग से जो इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा अलग से। लेकिन जैसे कोई जैसे अभी फॉरेन पॉलिसी आई थी, तो ऐसे मतलब ऐसे जो क्योंकि ये सारे ऐसे आ जाते हैं ना, तो मतलब मुझे थीम समझ नहीं आ रही थी और कौन से थीम्स पे मैं करूं। देखिए ऐसा है ना कि आप कुछ स्टैंडर्ड चीजें तो ऐसे के लिए रेडी कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे के लिए ही है ना? हाँ सर, ऐसे के लिए। ऐसे के लिए कुछ स्टैंडर्ड चीजें आप रेडी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें रेडी करके नहीं जा सकते, बिल्कुल रट के नहीं जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल मैकेनिकल नहीं बनना है कि आपको सारा कुछ रटा हुआ हो वहां पे। ऐसे में आपको फीलिंग होनी चाहिए लिखने की, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और फीलिंग वाइज लिखिए थोड़ा सा। बिल्कुल रट के जाएंगे तो बहुत अच्छा वो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली आप सोचे कि मैं ये सोच के जाऊं और वही आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैम बताइए थोड़ा ऐसे के बारे में। ऐसे का यही है कि आप रट के पहली बात तो ऐसे लिख ही नहीं सकते हो। ये पोर्शन रटने वाला है नहीं। रटने के लिए पेपर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पेपर सफिशिएंट है, और वो पेपर बनाए ही इसलिए गए हैं कि हिस्ट्री आप रट लो, पॉलिटी में आप थोड़ा सा अप्लाई कर लो और बाकी जो आर्टिकल वगैरह रट लो। ऐसे एक ओपन एंडेड टॉपिक है, इसको आप अगर रट के करोगे तो इतना अच्छा मार्क्स नहीं ले पाओगे। अच्छे मार्क्स लेने के लिए फिर वही है कि आपको फिर जनरलाइज्ड मार्क्स ही मिलेंगे। और चूंकि सिलेक्शन के लिए दो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही हिंदी जैसा कि डिस्कस हो चुका है, और सेकंड थिंग इज ऐसे। ऐसे में आप जितना मार्क्स मतलब मेरे 104 मार्क्स थे ऐसे में, और मतलब मेरा स्ट्रेटेजी यही रहा था, मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं किया था किसी भी, मतलब मैंने एक चीज फॉलो की थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऑप्शनल ने मेरे को हेल्प की। मैंने पीवाईक्यू को स्टडी किया, मुझे डिसाइड करना है कि मेरा ये हाँ तीनों मतलब पोर्शंस में से मुझे किन किन टॉपिक्स को प्रेफरेंसेस देनी है। आप 20 जैसे करंट बेसिस पे 20 टॉपिक 10 टॉपिक आप बना लीजिए कि ये करंट बेसिस पे ये टॉपिक चल रहे हैं अभी फॉरेन पॉलिसी में, या महाकुंभ है, यूपी स्पेशल रिलेटेड जो भी चीजें चल रही हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे जो चीजें चल रही हैं, तो उनका एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ ये चीजें अभी पिछले 6-7 महीने में चल रही हैं। आप 100% पे क्लैरिटी दे सकती हूँ उनमें से आपको 2 टॉपिक मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है उन्हीं में से आप कुछ कुछ चीजें तैयार करिए, अपने आप से बनाइए, उनसे चीजें रिलेटेड हो जाए, तो फिर ये मतलब होता है कि आपको अपने से बनाई हुई चीजें होती है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। बीच बीच में आप लाइंस डालिए, या जरूरी नहीं है कि आप मतलब किसी का कोट, किसी महान व्यक्ति का कोट डालें, नहीं जरूरी नहीं। आप किसी मूवी का कोट डाल सकते हो, कोई डायलॉग डाल सकते हो, वो आपकी अपना मतलब क्षमता है कि आप उस टॉपिक से उस डायलॉग को या उस इंसिडेंट को कैसे आप टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हो। तो वो चीजें आपको उसके लिए ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आपको वो चीज पहले से सोच के चलनी पड़ेगी। जैसे कि 1 घंटे के लिए एक ऐसे लिखना होता है, तो मैंने पहले पूरा उसका 10 मिनट मैंने उसको पूरा स्ट्रक्चर बनाने में पहले ये कर लिखना है, फिर उसके बाद देन मैंने इसको लिखना है, देन मैंने इसको लिखना है, और एंड मैंने इसको इससे करना है। तो मतलब फर्स्ट थिंग से लेके और एंड तक का मैंने पूरा डिसाइड कर रखा था। और जिस चीज से जैसे मैंने शुरुआत की, अगर डाटा से शुरुआत की है तो मैंने उसको डाटा से ही एंड किया है कि हमें इतने तक जो है डेवलप्ड बन जाना है, या इतने तक हमें इतने % तक ग्रोथ जो हमारा एम होता है उसको ले लेना है। और अगर मैंने किसी कोट से स्टार्ट किया है या स्टोरी से स्टार्ट किया है, तो मतलब मैंने उसको एंड स्टोरी को लेके एंड किया है, ताकि वो पहला
पहला जो पैराग्राफ है और लास्ट पैराग्राफ है वो मतलब कोरिलेट करता हुआ लगे, ऐसा ना लगे कि अलग अलग जा रहा है। तो पूरा ऐसे एक स्टोरी की तरह बिल्कुल एकदम मतलब जिसको कहते हैं ना लय होनी चाहिए, बहाव होना चाहिए, कहीं टूटा फूटा ना हो, थोड़ा बहुत हो तो फिर वो बैलेंस हो जाए। तो ये सारी चीजें मतलब आपको देखनी पड़ेगी, और उसके लिए पहले आप ये है कि हाँ 2-3 टॉपिक पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, 2-3 टॉपिक पे कर लोगे तो इतना हो जाएगा। बट टॉपिक पहले से डिसाइड करके रखो प्रेफरेंसेस बेसिस पे कि मेरा ये वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर इससे टॉपिक से ऐसे अगर आ गया तो मुझे लिखना ही लिखना है। और अगर फिर सेकंड प्रेफरेंस अपनी इस पे रखो कि हाँ दूसरा प्रेफरेंस इस पे मेरा ये रहेगा। और कोशिश करो कि 3 क्वेश्चंस में से आप डिफरेंट डायमेंशन को चूज करो, ताकि चेक करने वाले को ये ना लगे कि आपको केवल ह्यूमैनिटीज में आपकी पकड़ है, इकोनॉमी वाला पोर्शन आपका वीक है, और आपका या तो आपको साइंस एंड टेक वाला, वो ये ना समझ पाए कि आपका ये स्ट्रांग है या ये वीक है। तीनों को बैलेंस करके रखो और अलग अलग डायरेक्शंस में लिखो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। जो क्वेश्चन वॉइस से नहीं पूछ पा रहे वो टाइप भी कर सकते हैं, कुछ लोग टाइप करके ही पूछ रहे हैं। मैम मतलब एक चीज और पूछनी थी, उसमें 9 पेजेस मिलते हैं ना ऐसे में? वर्ड लिमिट होती है 9 पेजेस का कुछ नहीं होता है। आप पेजेस कम ज्यादा कुछ लिखें, वो मतलब स्टेट पीएससी में इतना ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं मतलब पेजेस को लेके, या वो अपना जो है वर्ड लिमिट को लेके थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, पेजेस थोड़ा बहुत कम होता है। तो इतना मतलब जैसे यूपीएससी होता है ना, उनका अपना अलग स्टैंडर्ड होता है, उतना रिजिड स्टेट पीएससी नहीं होता है इन सब चीजों में। पेजेस सफिशिएंट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं हाँ कि कम ज्यादा होते हैं, पेजेस सफिशिएंट होते सफिशिएंट हैं, होते हैं। उनकी कोई कमी नहीं होती, आपको पर्याप्त स्कोप मिलेगा। अगर वर्ड लिमिट ज्यादा भी हो गई तो कोई इशू नहीं है। और आपका अगर जो है आप बस लेकिन अपना उनको लिखा रहता है कि हाँ इतने, आपको पता ही होता है कि इतने पेजेस में आपका हो जाएगा, तो वो इशू नहीं आता है। आपके पास उतना ही समय भी होता है, 1 घंटे होता है, आप उतना ही लिख पाओगे जितना वो देते हैं, तो वो इशू नहीं आता है, कभी नहीं आता है। बाकी ऐसे में आपका ये रहेगा कि आपको 3 टॉपिक पहले ही चूज कर लेना है कि किस टॉपिक पे लिखना है। और मुझे लगता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग भी स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए आपको, प्रॉपर टाइम देके, जिससे कि बाद में आपको बहुत ही वो ना हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक पे लिख रहे हैं तो दूसरे ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के वहां पे हो सकता है कि आपके थॉट ही ना आ रहे हो प्रॉपर। तो आप फ्रेश माइंड से जाएंगे तभी हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ले तो ज्यादा बेटर रहता है। 2 तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक होती है कि आप 1-1 घंटा तीनों टॉपिक के लिए लेके रखें कि हाँ मुझे 1 घंटा, मतलब 1 घंटा इन द सेंस 55 मिनट्स अपना रखिए कि उसमें मुझे 10 या 7 या 6 मिनट या अपने अकॉर्डिंगली कि मुझे इतने में मुझे एक स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लेना है। अगर आपका स्ट्रक्चर उतने टाइम में तैयार होता है तो आपका आंसर जो है ऐसे जो है लिख जाएगा बहुत आराम से, टाइम से पहले भी। टाइम बहुत होता है, सफिशिएंट होता है, उसका कोई इशू नहीं आता है, तो वो आपको हो जाता है। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि कई लोग ये ऐसा भी करते हैं कि तीनों का स्ट्रक्चर बना लिया, तीनों का पहले टॉपिक डिसाइड कर लिया, खंड का, खा, गा, तीनों का मतलब सेक्शन ए बी सी तीनों का डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये टॉपिक लेना है, उसके बाद तीनों का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, फिर लिखना शुरू किया। तो जो है मेरा जो तरीका था, मैंने तो मतलब पहले मैंने पेपर देखा कि हाँ मुझे देखना है कि हाँ मुझे ये चीजें मैंने पहले से सोची हुई थी कि हाँ इनमें से मेरा प्रेफरेंसेस के हिसाब से मुझे ये टॉपिक उठाना है, मुझे ये टॉपिक उठाना है। फिर क्या होता है कि कोट एकदम से अचानक से भूल जाते हैं, एकदम से याद नहीं आते हैं, तो जितना भी याद आ रहा है उससे रिलेटेड मैंने कोड साइड में लिख लिया, और फर्स्ट जो है जैसे ऐसे लिखना है उसका मैंने स्ट्रक्चर बना लिया और उसको मैंने 1 घंटे में कंप्लीट करके रख दिया। बाकी 2 बचे, फिर उसके बाद मैंने शुरू किया। तो वो आपका प्रिपरेशन आपके अकॉर्डिंग होगा कि आप तीनों को एक साथ लिखना चाहते हैं या स्ट्रक्चर एक साथ बनाना चाहते हैं, या एक एक करके अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। बीच में 5-10 मिनट इसलिए छोड़ने को मैं कह रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि किसी ऐसे में थोड़ा बहुत में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उसके लिए 2-3 मिनट आप बचा के रखिए। बाकी 3-4 मिनट वहां के जो काम होता है, जैसे आपको अटेंडेंस भरनी होती है, कुछ करना होता है, या बीच में रुकते हैं, कोई चीज रुक जाती है, तो उन सब के लिए 3-4 मिनट आपको हमेशा बचा के रखना चाहिए
मतलब वो चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे ऐसे का हो, वो सारे पेपर के लिए अप्लाई होता है कि आपको 3-4 मिनट हर पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा बचा के रखने पड़ेंगे, ताकि बाद में कोई इशू ना आए कि आप रुक रहे हैं, आप साइन कर रहे हैं, आप पूरा लिख रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं और आपका 1 मिनट बर्बाद हो गया, 2 मिनट बर्बाद हो गया। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे काम करना है उसका पूरा आपको प्रिपरेशन पेपर के पहले कर लेना चाहिए, ताकि पेपर के दौरान कोई दिक्कत ना आए। मैम आपसे एक और क्वेश्चन है, विश्वास ने एक क्वेश्चन पूछा है, आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं मैम, कैसे करें? स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ही करना पड़ेगा, इसको शुरू करो थोड़ा थोड़ा सा। मतलब एक होता है, 2 तरीके का प्रॉब्लम आता है आंसर राइटिंग स्टार्ट ना करने को। एक होता है कि आप लिखने बैठ रहे हैं और आपका थॉट ही नहीं बन पा रहा है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या लिखें, तो एक वो होता है। एक दूसरा है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन आंसर राइटिंग के लिए टाइम कैसे निकालें, आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है ना। तो दोनों चीजों के लिए अलग अलग आंसर होंगे। तो फर्स्ट तो आपका, अगर आप और क्लियरिफाई करते हैं क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो मैं दोनों चीजों के लिए आपको आंसर कर रही हूँ। अगर मैम आप आप दोनों बता दीजिए, दोनों बता दीजिए, सारे लोगों को, और भी लोगों को सेम डाउट होंगे। देखिए, पहली चीज के लिए है जैसे कि आप लिखने बैठ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, तो जो है ये चीज जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, आपको एक आंसर लिखने की, मान लीजिए आपने अभी नया नया शुरू किया है आंसर राइटिंग करना, और एक आंसर के लिए आपको लिखने में लग रहा है समय 20 मिनट या 25 मिनट, तो परेशान मत होइए, सबको ऐसा शुरू शुरू में लगता है। मैं अपना जब पहला मॉक टेस्ट देने गई थी, तो मैंने जो है पहले मॉक टेस्ट में मैंने जबकि प्रैक्टिस भी करी हुई थी और पहला मॉक टेस्ट देने गई थी, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, उस पेपर को खाली छोड़ के आ गई थी, क्योंकि मेरे से लिखा ही नहीं गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, और मैं उसको पेपर को छोड़ के आ गई। फिर मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, तो फिर वो उस रिदम में आ गया। तो उसके लिए क्या है कि आप पहले थोड़ा सा एक टॉपिक उठाइए, PYQ मतलब क्वेश्चन आंसर उठाइए, उसमें देखिए कि ये किस तरीके से लिखते हैं, आप अपना अप्रोच समझिए कि हमको किस तरीके से शुरू करना है, या इंट्रो कैसे लिखना है, या कभी कभी आप इंट्रो ही लिखिए, कभी कुछ नहीं तो आप बैठे हो, एक टॉपिक अपने मन से उठाया, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में आपने वर्ल्ड वॉर सेकंड का उठा लिया, आप अपने आप में बैठे हो, तो आप अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरीके कैसे लिखना शुरू करेंगे। कभी कभी मुझे क्या होता था कि नींद में भी ऐसा आता है कि हाँ नहीं, ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, तो मैं फिर उसको बैठ के लिख के कंप्लीट करके फिर मैं सोती थी आराम से कि हाँ ये अब हुआ है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको हर चीज के लिए करनी है, चाहे वो 150 वर्ड में आंसर करना हुआ हो, चाहे वो 250 वर्ड में आंसर करना हुआ हो, चाहे वो ऐसे के लिए करना हुआ है। तो उस चीज को लिए तो, लेकिन वो एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी, हर दिन मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। और दूसरा जो है कि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कि लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा हिस्ट्री खत्म कर रहे हैं, ज्योग्राफी खत्म कर रहे हैं, पॉलिटी खत्म कर रहे हैं, 2 बार खत्म कर ली, 3 बार कर ली, लेकिन लिखने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो उनके लिए ये है कि थोड़ा सा टाइम, भले ही कुछ मत लिखो, कुछ डायरी ही लिखो, कुछ भी लिखो, आज जो दिन में किया है यहाँ से लिखना शुरू करो, कुछ भी, लेकिन लिखना शुरू करो, क्योंकि लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में कुछ नहीं आता है, वही काम आता है कि आपको 6 मिनट में एक आंसर लिखना है, 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, तो वही लास्ट में पेपर, क्योंकि जो प्रैक्टिस आप पहले करके जाते हो, इतना टाइम वहां पर नहीं होता है कि वहां पर आप कुछ नया इनोवेट कर पाओ। आप जो पहले से प्रैक्टिस करके आते हो वही हाथ, तो वही मतलब पेपर के दौरान वही हाथ चलता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्रैक्टिस, अब जिसने अभी बहुत समय है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखना शुरू करोगे, जरूरी नहीं है कि पूरा 3 घंटे बैठ के लिखो, 1 घंटे लिखिए, 20 मिनट लिखिए, 10 मिनट लिखिए, एक आंसर लिखिए, लेकिन लिखो। पहले क्वालिटी नहीं सही आएगी, फिर धीरे धीरे आपको खुद अपने ही आंसर को अगर दूसरे दिन पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा इसमें और क्या लिख देना चाहिए था। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो शुरू करिए आंसर लिखना, मतलब लिखना बहुत जरूरी है। और PYQ को इम्पोर्टेंस दीजिए, आप पहले मतलब सब्जेक्ट वाइज PYQ उठाइए कि हाँ इसमें से जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा मतलब मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए उस टॉपिक को,
लास्ट ईयर के पीवाईक्यू उठाइए, एक दो लिख के देख लीजिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा मतलब ब्रॉड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, एक साथ ही नहीं कवर कर पा रहे, तो फिर थोड़ा जितना पढ़ा है उसी का ही पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, उसी ही लिख लीजिए। हाँ, मतलब लेकिन लिखना शुरू करिए क्योंकि वो बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली आप वहां पे नहीं जा रहे हैं, एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जा रही है, जो आप लिखोगे वही जा रहा है, वो आपको आपकी कॉपी से जज करेगा, आपके थॉट प्रोसेस से जज करेगा, कॉपी में जो लिखा उससे आपके थॉट प्रोसेस को जज करेगा। तो आपको कितना भी आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो अल्टीमेटली आपने कॉपी में लिखा है, रिप्रेजेंट किया आपके थॉट प्रोसेस, उसी के थ्रू जा रहे हैं। आपको लिखना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए लिखना। सर आप म्यूट हो। हाँ जी, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ मैम, थोड़ा सा एथिक्स के बारे में बता दीजिए, मतलब कैसे अच्छा स्कोर करें। लोगों के मार्क्स बहुत ही स्टैटिक टाइप के रहते हैं कि 80, 85, 90 के अराउंड में, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कैसे करें। एथिक्स में जो है, एक तो एथिक्स दो तरीके से काम करता है। केस स्टडी तो स्टेट पीएससी में बहुत कम आती हैं, 2 या 3 ही आती हैं, बाकी आपका स्टैटिक टॉपिक ही आता है। तो मतलब मैंने जो किया था वो, एक तो पहली चीज ये थी कि कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हो, कोई भी आप अपना टॉपिक उठा रहे हो, उसमें करंट अप्रोच जरूर डालो। भले ही वो स्टैटिक पूछ रहा है, लेकिन उसको स्टैटिक तक जो है उसको मत रखो। उसमें करंट बेसिस कोई आप जो है आप डाटा डाल सकते हो, या कोई आपने इंसिडेंट देखा हो वो डाल सकते हो, या जैसे डेली जो सर्विस में है तो जैसे उनको उनको डेली वाइज कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आती रहती है उससे रिलेटेड, या आप मतलब आप उस स्थिति में होते तो क्या कर सकते हैं, या किस जगह वो जो है कोई भी जैसे डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वो आपकी कहाँ किस काम आ सकती है, डेली लाइफ में आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप स्टैटिक भी उसको पोर्शन लिखिए, आप डेफिनेशन भी लिखिए, लेकिन डेफिनेशन को अप्लाई बेस्ड करके लिखिए कि आप इसको अप्लाई कहाँ करोगे, और उसको आप किसी मतलब हाँ मतलब स्टोरी से जोड़ के वो करके इस तरीके से करिए। क्वेश्चन मतलब आपको आंसर जिस तरीके से पूछ रहा है उसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके आइए, ताकि चेक करने वाले को भी मजा आए, उसको सरदर्द ना हो कि आप, क्योंकि मोनोटोनस सब लोग लिखते हैं। आपने डेफिनेशन पूछी और क्वेश्चन का कुछ पूछा तो आपने उसका आंसर सब लिखते हैं, कुछ भी पूछ लिया तो उसका सब लिखते हैं, लेकिन आप उसको डिफरेंट किस तरीके से बना पाओगे। तो उस चीज के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि उसमें मैं करंट बेस जो है कोई डाटा कैसे डाल दूं, कोई इवन आप कोट कैसे डाल दीजिए उसमें, किसी का मतलब जो है आप कोई इंसिडेंट है तो वो कैसे डाल सकते हो, ये मतलब आपको सोचना पड़ेगा, उसमें उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है करिए। और यूपी में एक चीज ये है एक कि और डाउट था, जैसे हाँ जी, तो वो जैसे एथिक्स में जैसे जो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, तो मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। हालांकि ये मुझे पता था कि ऐसी मीनिंग लिखनी चाहिए जो समझ में आए, बट कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि एटीट्यूड में जैसे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो कहीं सिंपल डेफिनेशन दी होती है, और कहीं ऐसे होता है कि किसी एक्सपर्ट ने लिखी है, जैसे एटीट्यूड में कार्ल जंग ने लिखी है, तो हमें कौन सी प्रेफर करनी चाहिए वहां पे, जैसे मतलब वो मोनोटोनस ना हो जाए, जैसे नाम ने बोला कि हर कोई एटीट्यूड की डेफिनेशन वही नॉर्मल लिख रहा होगा, नॉर्मल लिख रहा होगा, लेकिन अगर जैसे हम लोग ने किसी मेंशन कर दिया कि अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग एंड दिस एटीट्यूड इज दिस, तो किसको प्रेफर करना चाहिए? उसके लिए आपको वर्ड लिमिट मेरे हिसाब से देखनी चाहिए कि अगर वो 250 वर्ड में दे रहा है क्वेश्चन किसी का, ठीक है, नहीं मैम, तो क्वेश्चन डेफिनेशन हाँ डेफिनेशन में पूछ रहे, डेफिनेशन हमें डेफिनेशन में सिंपल मैं लिखनी बता, चाहिए या डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम और स्पेस कितना ज्यादा है। अगर वो आपको क्वेश्चन से रिलेट करके दे रहा हो, केवल अगर डेफिनेशन दे रहा है तो हमको प्रेफरेंसेस रखनी चाहिए कि आप सिंपल डेफिनेशन लिखो। और मान लीजिए वो ऐसे करता है 3 डेफिनेशन एक साथ पूछता है कि 2-3 डेफिनेशन एक साथ पूछ ली, और या तो फिर कंपेयर करके पूछता है, तो कंपेयर करके तो आपको सिंपल डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी कि हाँ ये है, ये है, ऐसे इस तरीके से। और अगर केवल एक डेफिनेशन पूछ रहा है तो उसको आप किसी जो है आप
किसी ऑथर ने लिखा हुआ है, किसी ने लिखा, एक्सपर्ट ने लिखा है, तो आप उस पे बेस करके लिख सकते हो। तो ये है कि आप एक कुछ को आप ले लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। मैं सिंपल लैंग्वेज प्रेफर करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा उसको प्रेफर नहीं करती हूँ कि नहीं, हाँ अगर मेरे पास स्पेस है, स्पेस इन द सेंस कि अगर वो लॉन्ग आंसर यानी कि 150 वर्ड या 250 वर्ड में पूछ रहा है तो मैं उसमें काफी ज्यादा बढ़ती हूँ, लेकिन अगर वो छोटा पूछ रहा है तो मैं सिंपल उसमें अपना प्रेफर करती हूँ कि नहीं, हाँ मैं इस तरीके से लिखूंगी। हाँ जी आशु जी। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और जो कि अब डेट्स डिसाइड हो गई हैं तो एक थोड़ा सा रियलिस्टिक प्लान ऐसा बता दीजिए कि कैसे बना। शॉर्ट नोट्स के लिए देखिए, पहले तो आपने अगर कोई टॉपिक है बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ रखा है तो उसमें आप कीवर्ड हाईलाइट कीजिए अपनी कॉपी में। कीवर्ड देखिए कि कीवर्ड क्या है, क्योंकि आपने पूरा टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको कीवर्ड से ही समझ में आ जाता है कि क्या आप कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कीवर्ड हाईलाइट कर लीजिए और उसी को ही एक पेज पे लिख लीजिए, तो आपके शॉर्ट नोट वैसे ही बन जाते हैं। सिर्फ कीवर्ड ही लिख लेंगे तो भी आपको वो सारी चीजें होंगी, और जो आपको नहीं याद रहते वो चीज भी शॉर्ट नोट पे लिख लीजिए। ऐसे करके आप टॉपिक वाइज सारे बना सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। मैम आप कुछ ऐड करेंगी? ऋषि सर। लास्ट मिनट स्टडी के लिए शॉर्ट नोट्स मतलब आपके ऐसे होने चाहिए जैसे कि क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जैसे आपको याद नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट कुछ नहीं होता है कि जो चीजें आप बार बार भूलते हो, जैसे क्या होता है, जैसे मैं पेपर फर्स्ट की बात करती हूँ, तो कोई जैसे किसी मैं जो है कोई ईयर भूलती हूँ, अगर कोई ईयर को भूलती हूँ, या कोई ऐसी ट्रीटी हुई है जिसको मैं बार बार भूल रही हूँ, ठीक है ना। या पेपर सेकंड में मैं मतलब कोई जो है कोई केस भूल रही हूँ, लगातार भूल रही हूँ। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई केस आप लगातार भूल रहे हैं पॉलिटी में जैसे, या कोई आप डाटा जैसे एग्रीकल्चर का डाटा है वो आप रिमाइंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स का अल्टीमेटली आपको मतलब ये होता है कि पेपर के आप अगर 20 मिनट पहले पढ़ें तो उसको पूरा पढ़ पाए, और जो 2 घंटे का 2.5 घंटे का बीच में टाइम मिलता है उसको आप यूटिलाइज कर पाए, ये मोटिव रहता है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पता चले कि शॉर्ट नोट्स जो है 40-50 पेज में बना रहे हैं तो फिर आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे और आपको पूरा दिन यही लगता रहेगा कि मैं उसको काश पढ़ लेता तो जो है मेरे साथ ऐसा हो जाता है, या मैं इसको अच्छे से कर लेता। तो पेपर के दिन आपको कैसे काम करना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। या पेपर के दिन आप एक दिन पहले जिस जगह जाते हैं, आप अपना स्टे करते हैं, वहां के लिए आप या रास्ते में आप जाते हैं तो उसको कैसे यूटिलाइज कर पाए। पेपर के जो हफ्ते भर पहले तक का जो आपका शॉर्ट नोट्स का होगा वो आप अपना कॉपी, जब आपने 10 बार अपना कॉपी पढ़ा हुआ होगा ना तो आपको एक पेज पलटने में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप 5 सेकंड में देखोगे और उसको कंप्लीट करते जाओगे। तो मेरे हिसाब से कि लास्ट टाइम के लिए आपको जो आपको पेपर के एक दिन पहले या 1 घंटे के पहले के लिए वो जो नोट्स आप तैयार करते हो उसके लिए आप जो चीजें बार बार भूल रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी आप उसको मॉक टेस्ट में बार बार वही कमी कर रहे हो या आप बार बार भूल रहे हो, तो वही चीजें आपको लिख लेनी चाहिए और पेपर के जस्ट पहले आप उसको एक बार रिवाइज करके चले जाइए। तो क्योंकि हमारा तुरंत का पढ़ा हुआ हमें तो तुरंत याद आ जाता है, और जैसे ही आप पेपर में क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन देखें और उसमें वो चीज तुरंत लिख लीजिए कि हाँ ये यहाँ पे ये टॉपिक इस ट्रीटी से रिलेटेड है, तो उस ट्रीटी का नाम तुरंत लिख लीजिए। फिर आपको याद करने की उसको जरूरत ही नहीं होगी, आपको पूरा बैलेंस आउट कर लोगे। तो आपको इस तरीके से देखना चाहिए। बाकी हफ्ते भर पहले के लिए या 10 दिन पहले के लिए आप कैसे अपना मैनेज करते हो, वो तुरंत पढ़ते हैं तो इतनी बार पढ़ा होता है कि आपको शॉर्ट नोट्स की उतनी जरूरत होती नहीं है। आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, इस पेज में मुझे ये 3 चीजें देखनी है, इस पेज में मुझे ये 4 चीजें देखनी है। अपना पेज पलटते जाइए, देखते जाइए, आपका 2-3 घंटे में एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा और पूछूं तो जैसे शॉर्ट नोट आपने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन जो अपनी कॉपी में करी ना, जो आप पहले पढ़ रहे हो, तो मैंने अभी कई बार स्पेक्ट्रम पढ़ा, नए नए वर्जन की बुक भी ले आया। अभी मैं उसको पोस्ट
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का सीन जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस वगैरह आ जा रहे हैं वो पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे पास सब टॉपिक्स नहीं होने की वजह से अब मैं क्या हर टॉपिक जो उसमें दिया है उसका शॉर्ट नोट बनाऊं, या मैं उसकी समरी में गया लास्ट में कि देखिए उन्होंने किया है नहीं, तो उसमें भी वो उन्होंने टॉपिक ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन बोस एंड गांधी हटा रखा था। तो मैं कंप्लीट, मेरा क्वेश्चन वही है कि आप या तो हमारे पास सब टॉपिक्स हों कि जैसे जीएस 1 केस में ही, क्योंकि टू में या जैसे स्पेसिफिक कोर्स आता है टॉपिक कि अर्बनाइजेशन बोल रहा है, तो उसका तो मुझे पता है कितने डायमेंशंस में हो सकते हैं, लेकिन जब आप कहते हो फ्रीडम के लिए तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि मैं किन किन टॉपिक पे बनाऊं। वो बहुत परेशान करता है। मैम बताइए कुछ। मतलब आपका क्वेश्चन जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जब आप फ्रीडम के टॉपिक पे आते हैं तो वो टॉपिक आपको परेशान करता है कि पहले आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको समझने में कि कहीं वो टॉपिक है कहीं वो नहीं है, क्या आप हर एक टॉपिक को बनाएं ये जो है, या आप जो है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखें। आपका क्वेश्चन यही है ना कि आप किस अप्रोच पे जाएं, है ना? तो हाँ, मैं जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको जो है जब आप 1857 से शुरू होते हैं और आप जब फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता हो जाती है, ठीक है, तब तक का आपको एक जो है टाइमलाइन आपको याद है कि बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं, लेकिन लगभग लगभग आपको याद है कि हाँ ये हुआ था इस समय, ये हुआ था इस समय, ये हुआ था। अब बात आती है कि स्पेसिफिक चीज की, आपको स्पेसिफिक चीज में प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए कि आपको जो है आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस आइडियोलॉजी को आप अपने नोट्स में बना लीजिए, ठीक है? तो वो क्योंकि आप उस चीज में, आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है आप उसके नोट्स बनाइए। यहाँ रोकूंगा आपको। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैंने बुक का वो पेज खोला था तब मुझे आइडियोलॉजी मिला, मैं वहां से पढ़ने लगा, तो मैं कैसे जानूं कि ये वाले टॉपिक को ही मुझे पढ़ना है? फिर तो प्रॉब्लम आएगी ना। नहीं, पीवाईक्यू, उसके लिए पीवाईक्यू देखिए आप, तो आपको अपने आप अप्रोच समझ में आने लगेगी कि हमें किस अप्रोच से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। आप 10 साल के पीवाईक्यू आप उठा लीजिए, आपको एक वो एक डायरेक्शन मिलेगी। पीवाईक्यू इसलिए जरूरी है कि आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस दिशा में क्योंकि कोई भी बुक होती है वो एकदम कंप्लीट नहीं होती है, हमें वहां से अपना रिसोर्स निकालना पड़ता है कि हमें नहीं कि हाँ इस चीज को हमें निकालना है, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन अपने हिसाब से देते रहते हैं। वो भी तो किसी ने लिखा ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं किसी ने देखा तो नहीं, उन्होंने कई बुक से समरी उठाई उन्होंने लिख दिया। तो कोई हम लोगों ने कई सारी बुक्स में से एक बुक निकाली कि हाँ ये बुक हमारे लिए बेस्ट है, उसको हमने 4 बार पढ़ा, लेकिन वो बुक क्यों ये है कि वो आपका आयोग का माइंडसेट है कि वो इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो आपको पेपर निकालने के लिए बुक पढ़ना है, ना कि आपको कोई वो बनना है कि नहीं हाँ बुक पे बुक पढ़े जा रहे हैं। तो आपका अप्रोच केवल इस पे होना चाहिए कि आप बुक किस तरीके से मतलब यूज कर रहे हो। आप केवल पीवाईक्यू उठाइए, वो जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस दिन पेपर को क्वेश्चन को हैंडल करना है, ना कि किसी बुक को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक मैम, थैंक यू सर एंड मैम, बहुत बहुत एलेबोरेट आपने आंसर दिया और मैं इस पे काम भी करूंगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। और एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, इसमें आप अपने रिसोर्स चेंज मत कीजिए। आपने स्टार्टिंग में बोला कि मैं नई बुक ले आया, वो मत चेंज कीजिए। आपको अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करना होगा कि ये रिसोर्सेज मोर देन सफिशिएंट है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को ही पढ़ते जाइए। आपको फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा कि नहीं कोई नई मार्केट आई, बहुत टेम्पटेशंस भी होगी कि कोई नई बुक आई है बहुत बेटर है बहुत अच्छी है, उस पर मत जाइए। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट है, क्योंकि ऐसा था ना कि इन्हीं बुक के प्रीवियस वर्जन से 5 साल पहले आ रहे थे, उन्हीं बुक्स को पढ़ के लोगों ने क्लियर किए हुए हैं एग्जाम, तो उन्हीं पे ही आप ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन आ गया है, वो उसी चीज को बाद में ऐड कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप उन्हीं पे ही ट्रस्ट कीजिए, उन्हीं को ही मल्टीपल टाइम पढ़िए। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था एथिक्स से रिलेटेड, केस स्टडी से पूछ सकती हूँ मैं? एक चीज पूछनी थी, थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ जी पूछिए। जैसे केस स्टडी में अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर कोई केस स्टडी आती है तो हमें उसमें जो आंसर लिखना होता है
तो वो बाय लॉजिक लिखना होता है या फिर बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बाय रूल? एक एग्जांपल अगर मैं दे सकती हूँ अभी। देखिए ऐसा होता है केस स्टडी में आपको आपकी जीएस की जो भी नॉलेज है ना, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, उसके बाद एथिकल हो गई, मोरल हो गए, वो सारी चीजें आपको यूज करनी होगी। एग्जाम्पल्स हो गए, जो भी आपको आता है वो सारी यूज करने होंगे आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको मोरल चीजें ही लिखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें वो भी लिखना होगा, जो आपने नहीं सर, लॉ में दे रखा है या फिर नहीं बाई ऐसे, लॉज में दे रखा है। जैसे ऐसे क्वेश्चन होता है कि आपको, आप क्या करोगे उसकी जगह पर, मतलब अगर उसमें ऐसा आप होता है कि आपको यू चूज कर, मल्टीपल पांच चार तीन चार और उसमें से आपको बनाने होंगे खुद से। बेस्ट चॉइस पूछते हैं फिर वो, कि बेस्ट चॉइस आप क्या चूज करोगे। जैसे हम लोगों ने 3 ऑप्शन दे दिए, फिर वो बेस्ट चॉइस पूछते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, मैंने बाय लॉजिक आंसर लिखा था, तो जो मेंटोर ही सेड कि हमें हमेशा बाय कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए, बाय रूल। मतलब अगर हम मर भी जाएंगे, मतलब कुछ भी हो जाएगा, बट हमें बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही जो आंसर लिखना चाहिए, कि हम रूल नहीं तोड़ेंगे मतलब। हाँ मतलब ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रूल हो गया, बाई लॉज हो गया, लॉज हो गया, उन्हें तोड़ना नहीं होता है। उसी में ही कुछ एथिकल पर्सपेक्टिव डाल के आप आंसर लिख सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना कि यही अप्रोच लेनी है, लेकिन आपको जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसका जो आप रीजन देंगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आप मतलब क्या आंसर दे रहे हो, जो आप रीजन दे रहे हैं, जिस रीजन से आप जो जो लॉजिक और रीजन देके सपोर्ट कर रहे हैं अपने आर्गूमेंट को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्टली ये सर देखा लेकिन जाता है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और बाई लॉज और एथिक्स को, एथिकल और मोरल प्रिंसिपल यूज करके उन, उसे उस आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हैं। सर एक एक मैं केस इसमें बोलिए बोलिए मैम। मैं बोलूँ? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैम एक जैसे केस स्टडी थी वो, जैसे नो वन किल जैसे काम है, तो उसमें मैंने बाय लॉजिक आंसर लिखा था कि आई विल सेव माई सेल्फ माई लाइफ फर्स्ट, बट आई वॉज बी, मतलब मुझे उस पर एडवाइस ये दिया गया था कि नहीं, मैं मतलब मैं रूल नहीं तोड़ूंगी। अगर मतलब वो था शायद वन, दैट वन ड्रिंक दैट वाज द गाय वाज ऑफरिंग एंड ही वाज वायलेंट, तो आई विल नॉट ऑफर दैट, आई विल फर्स्ट कॉल द पुलिस एंड ऑल दैट, बट आई विल नॉट कॉल, I will not give them the that drink and all. बट मैंने बायोलॉजिक ये आंसर लिखा था कि मैं दे दूंगी, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ सेव करनी है, पीपल अराउंड मी, मुझे वो सेव करना है। बट मुझे एडवाइस ये किया गया था कि आप आइडियल आंसर लिखना उसमें। मुझे ये जानना है। देखिए, आइडियल आंसर हमेशा, पहली बात तो क्या होता है कि आइडियल आंसर हमेशा सेफ होता है। सेफ मतलब कि अगर किसी को जो है बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। कि ठीक है, अगर हाँ, अगर वो आपको मार्क्स देगा तो वो मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बुरे मार्क्स देते, तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं देगा, क्योंकि वो आपका एक होगा कि हाँ नहीं ठीक है, आपने आंसर लिखा है, ठीक लिखा है, तो जनरलाइज जो जनरल मार्क्स होते हैं वो देगा। ठीक है। अगर हमें मतलब अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है जो है, या आप मतलब थोड़ा सा अपना, तो मैं मतलब सजेस्ट करूंगी इन सब चीजों के लिए कि आप 60% या 70% आप रहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, बाई लॉ बेसिस पे, और बाद में आप उसको मतलब मिड पाथ पे चलते हुए थोड़ा बहुत अपना अप्रोच डालते हैं कि एक मतलब सोल्यूशन इस चीज का ये भी हो सकता है कि हाँ ये चीज कर सकते हैं वो सिचुएशन। क्योंकि जब आप कहीं पे भी वर्क करने जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक स्टोरी दे रहे हैं, आपको एक सिचुएशन में डाल रहे हैं, और फील्ड में सिचुएशन जो हम लोग आइडियोलॉजिकल चीजें पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट होती हैं। आप जरूरी नहीं कि मतलब जब आप काम करते हो फील्ड में, तो आप रूल्स वगैरह ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। आपको जो है बिहेवियरल अप्रोच पे काम करना होता है वहां पर। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा मतलब लॉजिकल बेस पे या कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे ही डालो। आप अगर 70% आप डाल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, तो थोड़ा सा 30% एसेंस डाल दीजिए कि हाँ इस तरीके से भी ये चीजें करी जा सकती हैं। तो आप उसमें देखिएगा आपका थोड़ा बहुत मार्क्स इम्प्रोवाइज जरूर होगा, 1-2 नंबर, या अगर बहुत अच्छा लगा किसी को तो 3 नंबर। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम सीधा लिख रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, अगर कोई रिजिड आदमी नहीं हुआ तो वो ये सोचेगा नहीं आपका एफर्ट कहीं दूसरी जगह भी दिख रहा है, आप अपने काम के प्रति मेहनत कर रहे हो। और अगर रिजिड हुआ तो वो ये कहेगा कम से कम 70% आदमी ऐसा है जो उसका सोच ये ऐसा है कि हमें इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है।
तो वो दोनों को ही बैलेंस करते हुए हो जाएगा। और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इनसे 1-2 नंबर जो है आपके 1-2 मार्क्स 2-3 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं, और वो फिर बाद में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एक तो मार्क्स आपका, अगर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ाने हैं, आपको अगर आप एक हर क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स भी अगर आप ऐड ऑन करते हो जनरल के अलावा, तो आप लास्ट में 20-25 मार्क्स जो है और जो जनरल मार्क्स जो गेन कर रहे हैं उनसे 20-25 नंबर आप मार्क्स से आगे रह रहे हो, और वही सफिशियंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इस तरीके का आपको फॉलो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, सजेस्ट कर रही हूँ, इट्स जस्ट अ सजेशन। बाकी आपका जो है ये है, आप अपना जिस तरीके से लिखते हैं उसको ही आप कंटिन्यू करिए, लेकिन आप थोड़ा सा मिडिल पाथ में चलोगे तो थोड़ा सा ठीक रहता है मेरे हिसाब से। बिहेवियरल अप्रोच को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी प्रियांशी जी। सर ये जो मैम अभी कह रही थी, मैं इसको एक एग्जांपल से अगर बताना चाहूँ तो हाँ जी बताइए। आज ही मैं एक केस स्टडी सॉल्व कर रही थी सर, कि एक ओम प्रकाश करके एक आदमी है और उसके गांव में बाढ़ आई। वो बहुत गरीब है, लेकिन उस बाढ़ में उसकी ना फसल खराब हुई ना उसको कोई हानि हुई। ठीक है, तो गांव के बाकी लोग भी झूठे दावे सरकार से कर रहे थे कि हाँ हमारी फसल खराब हुई है, तो उनको सहायता मिल रही थी। तो उसमें उसने भी किया। तो अब उसमें 4 ऑप्शन थे कि क्या ये सही है ना, क्या अब उसे ये करना चाहिए था, ये सरकारी एजेंसियों का काम है कि कौन झूठे दावे कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो मतलब अकेला ओम प्रकाश ही तो नहीं कर रहा है, गांव के बाकी लोग भी कर रहे हैं, है ना। या फिर सरकारें, चौथा ऑप्शन था कि सरकारें सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा करती हैं। तो उसमें जो, अगर आप इसको जैसे कह रहे ना कि जो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकल होके आंसर दो, आप बिल्कुल वहां पे प्रैक्टिकल रहो कि नहीं, आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को आदर्शवादी भी दिखाएंगे ना, तो उसमें भी आप फंस सकते हैं। कि जैसे अगर उसमें है कि आपके अंतर्मन की आवाज जो होती है सबसे पहले वो होती है कि जिनको सच में हानि हुई है वो उसके पहले मतलब हकदार है, बजाय इसके कि जिनके नुकसान नहीं हुआ लेकिन वो गरीब हैं। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। नहीं देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में 2 तरीके से चीजें होती हैं। एक होता है कि एक आपका जो है गवर्नमेंट लॉज होते हैं, गवर्नमेंट लॉज जो जैसे कि आप ऐसे जो क्रॉप बेसिस पे होते हैं, तो फसल दुर्घटना योजना के तहत लाभ प्राप्त करते हैं लाभार्थी। तो आपको इस टाइम पे स्कीम का याद रहना बहुत जरूरी है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो सेंट्रल लेवल का स्कीम आपको याद होना चाहिए, और अगर स्टेट लेवल का दे रहे हैं तो स्टेट लेवल का स्कीम आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो, तो उन्होंने अपना स्कीम में दे रखा है कि 15% या 25% का अगर फसल क्षति होता है तो इसको उतना मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम अपना रिजिड अप्रोच को कब हम छोड़ेंगे, अगर उसका फसल क्षति हुआ है मान लीजिए कि 30% हो गया, ठीक है, तो हम 25% पे ही नहीं अटके रहेंगे हम। क्योंकि बैंड वैगन बिहेवियर की तरह मतलब बाकी गांव के लोग कर रहे हैं इस तरह की चीजें, इसलिए उसने ये चीज की। ये बहुत ही स्पेसिफिक केस स्टडीज हो गई, बहुत ही स्पेसिफिक चीज हो गई। इन जनरलाइज हम यहाँ पे बहुत ही इन जनरलाइज जो प्री प्राप्ति का क्वेश्चन है वो बहुत ही जनरलाइज वे में वो पूछ रही है कि कैसे अप्रोच करें। ये जो आप बोल रही हैं बहुत ही स्पेसिफिक वे हो गया इस चीज को ट्रीट करने का। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आप बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो करोगे आपको मतलब जो आप सोचते हो आप वही लिखोगे। यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर आप मुझे जो फील हुआ, बट अल्टीमेटली हमें मार्क्स फेच करने हैं ना, मतलब हमें उस तरफ ध्यान देना है कि कैसे हम ज्यादा मार्क्स पा पाए। तो सर कहने का मतलब आप इस केस स्टडी के थ्रू को समझा सकते हैं। मुझे लगता है जो सुप्रिया मैम कह रही थी कि मिडिल पाथ लेना चाहिए और 60-70% जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसका होना चाहिए। दूसरा जो मैम ने प्रियांशी मैम ने एग्जांपल बताया वो ओपन केस ऑफ इमोरल है कि सब चोरी कर रहे थे तो मैं भी फेक करूं, वो नहीं करना चाहिए था उस व्यक्ति को। और किसी को कुछ डाउट है कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। नहीं सर, अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सेशन एंड करते हैं यहाँ पे।
थैंक यू सर बस सुप्रिया मैम। हिंदी का देख लीजिएगा, सर हिंदी का देख लीजिएगा, वो मेंटोरशिप का, क्योंकि मुझे चेकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप ठीक है स्टार्ट कर। ठीक है, मेंटरशिप के बारे में देखते हैं। ठीक है, आई थिंक सेशन एंड करते हैं, काफी टाइम भी हो गए हैं। थैंक यू सुप्रिया मैम। Thank you, welcome. Very nice to meet you, all of you. सुप्रिया मैम आती रहेंगी यहाँ पे रेगुलर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब भी बुलाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।